तो आज हम पढ़ेंगे विश्व बैंक ने, ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक है वन लीनियर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम आपकी क्लासेस को। तो जैसे कि आप जानते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समय न गवाते हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे कहा गया है कि जो आपका विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व बैंक ने पूरे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक ने पूरे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं ध्यान रखना ऐसा देश जहां प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं होता हो, उस देश को क्या कहते हैं, अल्प विकसित। मतलब जहाँ पर क्या है, आपके साधन तो हैं लेकिन उनके इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, उनके पास व्यवस्था नहीं है, यानी ऐसे देश को हम अल्प विकसित कहते हैं। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसा राष्ट्र जहां जीएनपी $975 या उससे कम हो, ऐसा कोई राष्ट्र जहां का जीएनपी डॉलर, आपको ध्यान रखना है, $975 से कम हो, ठीक है, या 975 तक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम अल्प विकसित कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वह देश जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को ठीक से उपयोग ना कर पाए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसको भी हम अल्प विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं वैसा राष्ट्र जहां प्राकृतिक संसाधन अधिक हों, जनसंख्या भी अधिक हो, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधन भी हैं और उनके उपयोगकर्ता भी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, आपके विकासशील देश कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत देश जो है वो क्या है, आपका विकासशील देश की श्रेणी में आता है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो उसे विकासशील देश कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार आपको ध्यान रखना है, जो विश्व बैंक है तो इसके अनुसार आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक के अनुसार वह राष्ट्र जिनका जीएनपी 975 से 976 से $105 के बीच हो, तो ऐसे देश को हम विकासशील देश कहते हैं। अर्थात भारत देश का जो जीएनपी होगा वो 976 से $105 के बीच होगा, ठीक है, इसीलिए विकासशील देश कहलाएगा। इस तरह से अन्य विकासशील देशों में आपको ध्यान रखना है चीन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये विकासशील देश के श्रेणी में आते हैं। वैसा राष्ट्र जहाँ जिसका आर्थिक विकास अत्यधिक हो, कौन सी अर्थव्यवस्था में रखते हैं उन्हें, तो विकसित अर्थव्यवस्था में रखते हैं। मतलब जिनका आर्थिक विकास अत्यधिक देखा जाता है उनको अर्थव्यवस्था, उसको विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो अल्प विकसित, विकसित और विकासशील, ठीक है, 3 श्रेणी में आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी ने, यानी जो विश्व बैंक है, ठीक है, उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, अल्प विकसित, विकसित और विकासशील, ठीक है। तो आपने कहा अल्प विकसित मतलब जो जिसके यहाँ साधन तो हैं लेकिन वो उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और एक ऐसा राष्ट्र जिसके यहाँ साधन भी हैं और उनको यूज करने वाले लोग भी हैं, ठीक है, यानी तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना विकासशील। और वहीं विकसित को आप क्या कहते हैं कि ऐसा राष्ट्र जहाँ पर, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था उन्नत किस्म की हो। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि 975 से डॉलर से कम है तो अल्प विकसित, 975 से और 976 से 1905 तक डॉलर की अगर जीएनपी है तो विकासशील, और ठीक है इससे ज़्यादा की है तो आपको ध्यान रखना है विकसित की श्रेणी में राष्ट्र आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है उसका, ठीक है, उसको किस श्रेणी में रखते हैं, आपको ध्यान रखना है विकसित अर्थव्यवस्था में रखते हैं। कौन से विद्वान का मानना है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूंजी व उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है, आपको ध्यान है नक्शे, जो नक्शे हैं इनके अनुसार माना जाता है कि अर्थव्यवस्था पूंजी जो है उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, निर्धारित करते हैं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। और प्रसिद्ध नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगन फिशर ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। एक उपभोक्ता या उद्योग या एक फर्म या छोटे छोटे उद्योग का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था में किया जाता है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आप पढ़ेंगे एक को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक को समष्टि और एक को व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी माइक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इनका अध्ययन किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका केंद्रीय होती है, तो बाजार प्रणाली की। जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बाजार प्रणाली की। व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो इसमें बाजार के द्वारा ही किया जाता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बेरोजगारी, गरीबी, ईटीसी का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था में होता है, समाविष्टि, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो समाविष्ट अर्थव्यवस्था है इसमें हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, बेरोजगारी, गरीबी, ईटीसी का अध्ययन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
वहीं हम बात करते हैं आपके किस अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार तंत्र प्रणाली में नहीं होता है। तो बाजार तंत्र प्रणाली में से नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना समाविष्ट में होता है, यानी मैक्रो में होता है। समाविष्ट अर्थव्यवस्था वस्तु के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो आपको ध्यान रखना सरकार के द्वारा, यहाँ पर सरकार के द्वारा ठीक है वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। समाविष्ट अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का कि छोटे छोटे उद्योगों का अध्ययन करते हैं बड़े उद्योग, ये आपको ध्यान रखना। समाविष्ट अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का छोटे उद्योगों का अध्ययन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बड़े उद्योग। मांग का सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था की समस्या है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की समस्या है। मांग का सिद्धांत सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की समस्या है। किसी वस्तु का मांग किसकी संतुष्टि के शक्ति पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग ठीक है आपको ध्यान रखना घटती है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है उसकी मांग भी कम हो जाती है। वस्तु का मांग बढ़ने पर वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी कीमत हाई हो जाती है। किसी वस्तु विशेष में निहित वह शक्ति क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है वह क्या कहलाता है, उपयोगिता। तो उसकी उपयोगिता के आधार पर उस वस्तु की कीमत तय की जाती है। रेकर फिशर ने उपयोगिता की इकाई के रूप में किसे मान्यता दी, यूटिल को। आपको ध्यान रखना अल्पकाल में परिवर्तित कारकों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत लागत। अल्पकाल में परिवर्तित कारकों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। कुल उपयोगिता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना तीनों हो सकते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता में यदि कुल उपयोगिता के मान में वृद्धि हो तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो भी कुल उपयोगिता है उसके मान में वृद्धि हो रही है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी बढ़ जाएगी। कुल उपयोगिता के मान में कमी आने पर सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है यदि कुल उपयोगिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, शून्य रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करती है, कुल उपयोगिता पे। इसका मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, उसका मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। इसका मान अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो सामान्यतः सभी वस्तुओं का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटेगा। किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी वस्तुओं की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। सामान्यतः उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग बढ़ती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर विलासिता वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य भविष्य में बढ़ने वाला है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। जब एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो वह कौन सी वस्तु कहलाती है, प्रतिस्थापन। क्लोजअप, कोलगेट, आपको ध्यान रखना है पेप्सी, कोका कोला किस प्रकार के वस्तु का उदाहरण है, प्रतिस्थापन। क्लोजअप, कोलगेट, पेप्सी, कोका कोला आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। जब एक वस्तु के साथ साथ दूसरे वस्तु का प्रयोग करना होता है तो उसे कौन सी वस्तु कहते हैं, पूरक। एक वस्तु के साथ आपको दूसरी वस्तु इस्तेमाल करनी पड़ती है, गाड़ी के साथ पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है, अर्थात पूरक। ठीक है, तो ऐसी वस्तु को हम पूरक कहते हैं। पेन एवं इंक तथा मोबाइल एवं बैटरी, ठीक है, कौन सी वस्तु है, पूरक वस्तु है। यानी पेन बिना इंक के बेकार है, इंक बिना पेन के बेकार है, मोबाइल बिना बैटरी के बेकार है, बिना बैटरी के मोबाइल बेकार है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को पूरक करती हैं, अर्थात ये पूरक वस्तुएं होती हैं। वैसा वस्तु जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उसे कौन सी वस्तु कहा जाता है, गिफिन वस्तु कही जाती है। जिन पर कोई भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी मांग घट जाती है, लोग महंगी महंगी चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब वस्तु पर विभिन्न कारक का प्रभाव ऋणात्मक होता है तो उस स्थिति में वस्तु के मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। उस वस्तु के मांग की लोच को क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं।
जब कोई मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे वस्तु के मांग की लोच को क्या कहते हैं? बेलोचदार। जब मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो बेलोचदार और मांग परिवर्तन तो लोचदार। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे जब वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन करने से मांग में परिवर्तन अधिक होता है तो उसे कौन से मांग लोच कहते हैं? सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम देखिएगा बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपको ध्यान रखना है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। वस्तु के मांग में परिवर्तन के समान ही उसके मांग में ही परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इकाई लोचदार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही मांग में परिवर्तन हुआ वैसे ही उसके ठीक है आपको ध्यान रखना है मूल्य में परिवर्तन हो वैसे ही उसके मांग में परिवर्तन हुआ, अर्थात ये इकाई लोचदार कहलाता है। ठीक है, सापेक्षिक चलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन करने से मांग में अनंत परिवर्तन होता है तो उसे कौन से मांग का लोच कहते हैं? पूर्णता लोचदार कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। वस्तु के मूल्य में कुछ भी परिवर्तन करने से उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कौन से मांग का लोच कहते हैं? पूर्णता बेलोचदार कहते हैं। मांग की लोच को मापने का कितनी विधि है? तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 विधि हैं। पहली आनुपातिक विधि, ज्यामितीय विधि और कुल व्यय। ठीक है, मांग की लोच को मापने की 3 विधि हैं। आनुपातिक, आपको ध्यान रखना है, ज्यामितीय और कुल व्यय। आनुपातिक विधि किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी? फ्लक्स के द्वारा आनुपातिक विधि दी गई थी मांग को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में प्रतिशत परिवर्तन का पता किस विधि से लगाते हैं? हम आनुपातिक विधि से लगाते हैं। तो आनुपातिक विधि से हम परसेंटेज में परिवर्तन लगाते हैं। यह आपको ध्यान रखना। वस्तु के मूल्य में जो भी जितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो उसके मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, ये हम आनुपातिक विधि से लगाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की, तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ज्यामितीय विधि किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आपको ध्यान रखना है रेगर एवं फिशर। तो रेगर एवं फिशर की देन क्या है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेगर और फिशर की देन क्या है? ज्यामितीय विधि। आनुपातिक विधि आपको ध्यान रखना है फ्लक्स के द्वारा दी गई थी। कुल व्यय की विधि आपको ध्यान रखना है मार्शल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, इसी तरह से आप बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें देखिएगा आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चुनिंदा प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मूल्य में परिवर्तन के बावजूद कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं, मूल्य में अगर परिवर्तन ना हो तो उसके बावजूद कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं इकाई लोचदार। मूल्य में परिवर्तन की तुलना में कुल व्यय में परिवर्तन अधिक होता है उसे कहते हैं इकाई से अधिक मांग का लोचदार। आवश्यक वस्तु के मांग का लोच क्या कहलाता है? पूर्णता बेलोचदार कहलाता है। आरामदायक वस्तु के मांग का लोच क्या कहलाता है? सापेक्षिक लोचदार कहलाता है। वहीं आपको क्या ध्यान रखना है? इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और प्रतिस्थापन वस्तु के मांग का लोच कहलाता है, सापेक्षिक लोचदार कहलाता है। वहीं आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ देखिएगा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ अन्य और तत्वों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूरक वस्तु के मांग का लोच कहलाता है सापेक्षिक बेलोचदार। आपको ध्यान रखना है, निश्चित समय में कीमत पर किसी वस्तु के विक्रेता द्वारा बेची गई कुल मात्रा क्या कहलाती है? आपूर्ति कहलाती है। जब कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है तो उसकी मात्रा क्या कहलाती है? आपूर्ति कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से आपको और अन्य तथ्य महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। देखिए अन्य तथ्यों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? अन्य तथ्यों में आपको ध्यान रखना है, जब कोई विक्रेता योग्य था, जब वस्तु का कीमत बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। यदि बाजार में फर्म की संख्या बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उनकी वृद्धि होगी। यानी फर्म बढ़ रही है, इसका मतलब है
ठीक है, उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। उत्पादन लागत में कमी आने पर वस्तु की आपूर्ति में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है। और वही ध्यान रखना है, किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाला है तो आपूर्ति में क्या परिवर्तन होगा? कमी आएगी। ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसकी संख्या अधिक होती है? क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या, ठीक है, आपको ध्यान रखना, अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवधारणा वास्तविक है कि काल्पनिक? तो आपको ध्यान रखना, काल्पनिक है। कभी भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, ठीक है, अवधारणा जो काल्पनिक है, कभी भी पूर्ण बाजार नहीं होती है। जब बाजार में विक्रेता और क्रेता अनेक होता है तो कौन सा बाजार कहलाता है? एकाधिकार कहलाता है। बाजार में विक्रेता एक हो और क्रेते खरीदने वाले अनेक हो तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार में वस्तु के मूल्य पर किसका अधिकार होता है? विक्रेता का होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु के मांग का लोच होता है, पूर्ण लोचदार होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण अगर तत्वों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है कि एकाधिकार योग्यता, और आपको ध्यान रखना है वैसा बाजार जहां क्रेता की तुलना में विक्रेता की संख्या अधिक हो तो कौन सा बाजार कहलाता है? अल्पाधिकार कहलाता है। ठीक है। और अल्पाधिकार बाजार वास्तविक जीवन शैली पर है कि काल्पनिक? तो ये वास्तविक जीवन शैली पर है, ये अक्सर देखा जाता है। अल्पा अधिकार बाजार में वस्तु के मांग का लोच होता है तो पूर्णता लोचदार होता है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी का निर्धारण करता है, कौन करता है? NSSO, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप उद्योग में परिवर्तन आ जाता है तो उससे उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप उद्योग में परिवर्तन जो आता है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी कौन से देश में पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना, विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये वहाँ के लिए आम बात है। बात करते हैं आपके, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि आपको क्या ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना कौन सा बेरोजगारी बाजार में मांग और पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न होता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी आपको ध्यान रखना है मांग और पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। भारतीय शहरी क्षेत्र में और विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो भारत के जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र है, ठीक है, मतलब शहरी जो क्षेत्र हैं, इनमें कौन सी बेरोजगारी होती है? तो आपको ध्यान रखना है घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। और इसके साथ साथ विकसित देशों में भी घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। कौन से बेरोजगारी से में श्रमिक बाहर से काम पर लगे नजर आते हैं? परिच्छन बेरोजगारी। परिच्छन बेरोजगारी में ये तो लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, वास्तव में उसका कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कि कोई ट्रैक्टर है, किसी कीचड़ में फंस गया है, सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है लेकिन उसमें 20 लोग लगे हुए हैं, तो इन 10 का कोई काम नहीं है। ठीक है, 10 भी इसे निकाल सकते थे, तो ये क्या है? लगते रहे हैं काम कर रहे हैं, वास्तव में कोई काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कौन से बेरोजगार में, ये आपने देखा। और भारतीय कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? तो परिच्छन बेरोजगारी। परिच्छन बेरोजगारी मतलब आप देखा, ज़रूरत है 2 लोगों की लेकिन खेत पर लगे हैं 5-5, 10-10 लोग। ठीक है, तो ये कौन सी बेरोजगारी हो गई? परिच्छन बेरोजगारी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों यानी किसानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है कि सीजन वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, और जब सीजन निकल जाती है तो वो लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आपके किस बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है? शिक्षित बेरोजगारी में। जब शिक्षित बेरोजगारी होती है तो उसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता है। तो किस बेरोजगारी में श्रमिक को कभी भी प्रचलित कीमत पर वेतन नहीं मिलता है? तो खुली बेरोजगारी। खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी जो होती है, इसमें मोल भाव के आधार पर, ठीक है, उसको वेतन मिलता है, अर्थात बोल सकते हैं इसमें उसको पूरी तरह से वेतन उसकी योग्यता के आधार पर नहीं मिल पाता है। किस बेरोजगारी में कोई श्रमिक बाजार मूल्य पर काम करना नहीं चाहता है? तो आपको ध्यान रखना है ऐच्छिक बेरोजगारी में। तो ऐच्छिक बेरोजगारी में कोई भी व्यक्ति है बाजार मूल्य पर कार्य करना नहीं चाहता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में गरीबी के बारे में सबसे पहले कौन बताते हैं? दादा भाई नौरोजी। कब बताते हैं? आपको ध्यान रखना है 1800, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 67 के आसपास, 67-62 के आसपास। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गरीबी का आकलन कब किया गया था? 1962 में। और ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को ऊर्जा कितने कैलोरी से कम मिलने पर उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है? 2400 कैलोरी से नीचे। अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हो और आपको जो ऊर्जा है वो आप 2400 किलो कैलोरी से कम अगर खा रहे हो, 2400 कैलोरी से कम खा रहे हो, इसका मतलब है आप गरीब हैं। शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी से कम ऊर्जा मिलने पर गरीब कहलाता है? 2100 कैलोरी। अगर आपको 2100 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा मिल पाती है तो इसका मतलब आप गरीब हैं। डीटी लकड़वाला समिति का स्थापना कब की गई थी? 1989 में। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके डीटी लकड़वाला है, इस कमेटी की जो स्थापना है 1900, ठीक है, 18, आपको ध्यान रखना 1989 में की गई थी। वहीं ध्यान रखना है लकड़वाला समिति ने भारत सरकार को अपना रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1993 में सौंपी थी। तो वर्ष 1993 में आपको ध्यान रखना है लकड़वाला समिति, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है लकड़वाला समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 1993 में सौंपती है, बनती है 1989 में, ठीक है। लकड़वाला समिति ने किस आधार पर गरीबी का आकलन किया था? ये गरीबी के आकलन के लिए बनाई गई थी। तो इसने अपना गरीबी को जो आकलन था आपको ध्यान रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया था। किस पर किया था? आपको ध्यान रखना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर इसने अपना, ठीक है, रिपोर्ट दी थी, ये आपको ध्यान रखना। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति की स्थापना कब की गई थी? 2004-05 में की गई थी। और आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट 2009 में सौंपते हैं। और तेंदुलकर समिति ने आपको ध्यान रखना है गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए किस को आधार माना था? तो ये भी गरीबी से संबंधित थी, लकड़वाला भी समिति और तेंदुलकर समिति दोनों गरीबी से संबंधित थी। लकड़वाला समिति 1989 में बनती है और ये 2004-05 में बनती है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये उपभोग व्यय को आधार बनाते हैं, जबकि ये CPI को आधार बनाते हैं, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार बनाते हैं, ये उपभोग व्यय को आधार बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से कम खर्चा करने वाले को गरीब कहा जाता है? 816 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये से कम रुपए खर्च करता है इसका मतलब है वो गरीब है। और शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 1000 रुपये से कम खर्च करता है तो आपको ध्यान रखना है वो गरीब कहलाता है। गरीबी की माप के लिए कितने विधि का प्रयोग किया जाता है? 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। एक को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक विधि कहते हैं और एक को निरपेक्ष विधि कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है किस विधि में गरीब का सही आंकड़ा को पता नहीं रखा जा सकता? सापेक्षिक विधि में। गरीबी माप के किस विधि में लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है? सापेक्षिक विधि में गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लॉरेंज वक्र में आपको ये भी पता चाहिए कि जो लॉरेंज वक्र है इसमें आपको ध्यान रखना है लॉरेंज वक्र में ठीक है, लॉरेंज वक्र में लोगों की क्या दर्शाता है? आय एवं संपत्ति की असमानता। लॉरेंज वक्र आपको ध्यान रखना है ये दर्शाता है कि आय और संपत्ति की क्या असमानता है। गिनी गुणांक इसका गणितीय मान है लॉरेंज वक्र का। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का है और आपको ध्यान रखना है लॉरेंज वक्र, ठीक है, क्या दर्शाता है? आय और संपत्ति को दिखाता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का ही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है गणितीय मान है। गिनी गुणांक का मान 0 होने पर आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता की असमानता मिलता है। गिनी गुणांक का मान अगर 0 होता है तो आय और संपत्ति के वितरण में समानता की असमानता मिलता है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है समानता मिलती है अगर इसका मान 0 होता है तो। वहीं ध्यान रखना गुणी गुणांक का मान कितना रहने पर आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानता पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1। वहीं ध्यान रखना है किस विधि से गरीबी रेखा का वास्तविक आंकड़ा प्राप्त किया जाता है? तो निरपेक्ष विधि के द्वारा गरीबी आंकड़ा का, ठीक है, गरीबी का सही आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है निरपेक्ष विधि के द्वारा। निरपेक्ष विधि का पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो आपको ध्यान रखना जॉन बरियार्ड ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान समय में होता है न्यूनतम उपभोग विधि के आधार पर। भारत में न्यूनतम उपभोग विधि के आधार पर होता है और निरपेक्ष विधि आपको ध्यान रखना है गरीबी रेखा का वास्तविक आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है और सापेक्षिक विधि से गरीबी आंकड़ा को ठीक है, आपको ध्यान रखना लगभग में प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है देखिएगा। और अब आपको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है
ये तो पता ही होना चाहिए कि निरपेक्ष विधि का पहली बार प्रयोग जॉन बरियार्ड करते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान समय में न्यूनतम उपभोग विधि से होता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान निरपेक्ष विधि के आधार पर किया जाएगा। यह प्रस्ताव कौन दिया? सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। सुरेंद्र तेंदुलकर जो समिति है ये अपना ये मतलब सुझाव देते हैं कि भारत में जो गरीबी का आंकड़ा है वो निरपेक्ष विधि के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी कौन दिए थे? तो आपको ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो 20 रुपये आय बताई थी। आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है विश्व में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी कौन दिया था? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने, आपको ध्यान रखना है, एडम स्मिथ ने दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति की कितना, आपको ध्यान रखना है, दिया तो 20 है। और वही ध्यान रखना है विश्व में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी कौन दिया था? तो राष्ट्रीय आय के बारे में विश्व में एडम स्मिथ, भारत में दादा भाई नौरोजी। और भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो जब हम देश आज़ाद हो गया तब कब की गई थी? अगस्त 1949 में। तो आपको ध्यान रखना है अगस्त 1949 में, ठीक है, अगस्त 1949 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है।